बदल गई ना। घरों की मेरे घर भी रोशन हो गए, फैसलाबाद की फैक्ट्रियां भी रोशन हो गई और बिजली भी आ गई। फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं निकलने लग गया, गैस भी आ गई और महीनों के अंदर टर्मिनल्स भी नवाज शरीफ ने बना दी। फैसलाबाद वालों, इस बात के गवाह हो ना, तारीख गवाह है कि नवाज शरीफ 3 बार मुल्क का वजीर आजम बना और तीनों बार मुल्क ने यूं टेक ऑफ किया। कैसे टेक ऑफ किया? और तारीख गवाह है, फैसलाबाद गवाह है कि जब जब नवाज शरीफ नीचे गया, ये मुल्क भी तब तब नीचे गया। फैसलाबाद वालों, ये बात याद रखना और ये बात सबको बताना कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान की तरक्की यूं जुड़े हुए जैसे शेरक से हमारी सांसें जुड़ी हुई हैं। नवाज शरीफ ऊपर जाता है तो मुल्क ऊपर जाता है, नवाज शरीफ नीचे जाता है तो मुल्क नीचे जाता है। फैसलाबाद वालों, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूं। आज भी जब शहबाज शरीफ हुकूमत के हाथ इमरान खान के किए गए IMF मुआहदे ने बांधे हुए हैं, उन बंधे हुए हाथों के साथ शहबाज शरीफ ने रमजानुल मुबारक के महीने में 8 करोड़ अवाम को आटा मुफ्त करने के लिए कह दिया है। ये 1 मिनट बार बार गाने ना लगाएं प्लीज, ब्रेक में गाने लगाएं, मुझे बात करने दें। इन बंधे हुए हाथों के साथ जब मुल्क में माशी तौर पे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया है कि रमजानुल मुबारक में पंजाब के 8 करोड़ अवाम को फ्री आटा मुहैया किया जाए और बाकी सूबों को कहा है कि वो भी मुफ्त आटा मुहैया करें अपने अपने सूबों के अंदर। तो बताओ फैसलाबाद वालों, 2018 से लेकर 2022 तक जब घड़ी चोर की हुकूमत थी, क्या कभी किसी ने ऐसा फैसला सुना? हर रोज सुनते थे कीमतें ऊपर चली गई, पेट्रोल बढ़ गया, डॉलर ऊपर चला गया, लेकिन मुफ्त आटा कभी किसी ने नहीं दिया। यही सुनते थे। आपको याद है हमजा शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों की बिजली मुफ्त की थी पंजाब के अंदर। ये इमरान खान अवाम दुश्मन उसी दिन दौड़ा गया अदालतों में और वो जो मुफ्त बिजली दे रहे थे वो खत्म करा के आया। पंजाब वालों, अपने दुश्मन को पहचानो और पंजाब से उठा के बाहर फेंको। ना खुद कोई अवाम के लिए काम करता है, ना किसी को करने देता है। ऐसे ही इसका नाम मैंने फितना नहीं रखा, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फितना है, सबसे बड़ा फसाद है, सबसे बड़ा इंतशार है और ये बात फैसलाबाद की अवाम जानती है। फैसलाबाद वालों, ये मुल्क तरक्की कर रहा था, अच्छा भला नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रहा था और फिर क्या हुआ? पनामा बेंच को मुसीबत पड़ गई और नवाज शरीफ को दफ्तर से निकाल बाहर किया। पाकिस्तान की तरक्की का दुश्मन वो पनामा बेंच था। गवाही दो, था ना?
जिस दिन से नवाज शरीफ को पनामा बेंच ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर दफ्तर से निकाला, उसी दिन पाकिस्तान से पाकिस्तान की तरक्की भी निकल गई। मैं फैसलाबाद वालों, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं पनामा बेंच से सवाल करती हूं कि क्या साकिब निसार, इमरान को लाने वाले, नवाज शरीफ को निकालने वाले साकिब निसार, आज तुम जितना मर्जी सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट वापस लो, लेकिन जान लो ये कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं साकिब निसार से पूछती हूं कि क्या तुम्हारे घर में भी बच्चे सस्ती रोटी को इसी तरह तरसते जिस तरह आवाम के बच्चे इस वक्त सस्ती रोटी को तरस रहे हैं? मैं आसिफ सईद खोसा से पूछती हूं, जिसने इमरान को कहा कि सड़कों पे धक्के क्या खा रहे हो, मेरे पास लाओ पनामा केस, मैं नवाज शरीफ को नाअहल करता हूं। साकिब निसार की अदालत में आसिफ सईद खोसा के सामने रोज इश्तिहारी मुजरिम इमरान खान पेश होता था और नवाज शरीफ के खिलाफ हेयरिंग्स में शरीक होता था, फ्रंट वाली रो पर कुर्सी रखकर बैठा होता था। आसिफ सईद खोसा, तुम्हें ख्याल नहीं आया कि इश्तिहारी मुजरिम को मैं गिरफ्तार करूं? क्यों तुमने उस वक्त कौम, मुल्क, आइन और कानून का तमाशा बनाया? आज ये अवाम तुम्हें आराम से घरों में छुपने नहीं देगी। फैसलाबाद वालों, पनामा बेंच वालों ने सिर्फ नवाज शरीफ से दुश्मनी नहीं ली, सिर्फ नवाज शरीफ से इंतकाम नहीं लिया, इन्होंने गरीब की 2 रुपए की रोटी से दुश्मनी की। पनामा बेंच ने सिर्फ नवाज शरीफ से दुश्मनी नहीं की, गरीब की 50 रुपए किलो चीनी से दुश्मनी की, गरीब के बच्चों के रोजगार से दुश्मनी की, महंगी सस्ती बिजली से दुश्मनी की, पाकिस्तान की तरक्की से दुश्मनी की। बोलो की ना? आज अगर मुल्क में इमरान खान हमें IMF के हाथों रुस्वा करा के चला गया, हमारे हाथ बांध के चला गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? वो देखो, वो देखो, वो पनामा का बेंच बैठा हुआ है। फैसलाबाद वालों, इन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं निकाला, इन्होंने एक बदकिरदार शख्स को, एक बदउन्मान शख्स को, एक बद तहजीब शख्स को, एक नालायक शख्स को, एक नाअहल शख्स को, एक घड़ी चोर को कौम के सरों पे मुसल्लत कर दिया। और फैसलाबाद वालों, मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूं, मैं पाकिस्तान को गवाह बनाकर कहती हूं, जितना बड़ा जुर्म इन्होंने कौम के साथ किया है, इनकी कौम जो है वो इनकी नस्लों को भी माफ नहीं करेगी। पनामा बेंच वालों, मैं तुमसे पूछती हूं कि गजब खुदा का एक ऐसे शख्स को, नशा करने वाले को, मंशियात ज़दा शख्स को कौम के सरों पे मुसल्लत कर दिया, जिसका टोटल इकोनॉमिक विजन क्या था? अंडे, कट्टे, मुर्गियां,
और भंग की काश्त, वो अंडे नजर आए कहीं? वो कट्टे नजर आए कहीं? वो मुर्गियां नजर आई कहीं? एक ही चीज नजर आती है जमानत पाक से लेके बनी गाला तक, वो है भंग के असरात। वो भंग के असरात इस मुल्क की मईशत को भी लेकर बैठ गए, इस कौम के 22 करोड़ अवाम को भी लेकर बैठ गए। कौम तुम्हें छोड़ेगी नहीं, माफ नहीं करेगी इंशाअल्लाह। और फिर फैसलाबाद के बहादुरों, फैसलाबाद के शेरों, मैं तुमसे ये सवाल करती हूं, क्या फैसलाबाद का लीडर एक गीदड़ हो सकता है? क्या पाकिस्तान के गयूर और बहादुर अवाम का लीडर एक गीदड़ हो सकता है? सब बताओ, क्या फैसलाबाद का लीडर एक बुज़दिल हो सकता है? क्या फैसलाबाद का लीडर एक चूहा हो सकता है? ये मैंने पहला लीडर नहीं बल्कि एक गीदड़ देखा है, जिसने अपनी हिफाजत के लिए खवातीन रखी हुई हैं। नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ जेल गया, लेकिन फैसलाबाद वालों, आपका सर फख्र से बुलंद होना चाहिए कि नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को ढाल नहीं बनाया, बल्कि कारकुनों के आगे नवाज शरीफ और उसकी बेटी ढाल बन के खड़े हो गए। और नवाज शरीफ ने कहा कि पकड़ना है तो नवाज शरीफ को पकड़ो, सजा देनी है तो नवाज शरीफ को दो। मैं अपनी बेटी को भी साथ लाया हूं, लेकिन खबरदार मेरे कारकुनों की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा। और ये बुज़दिल, ये गीदड़ हर रोज दरवाजा खोल के चेक करता है कि खवातीन मेरी हिफाजत के लिए बैठी हुई हैं या नहीं बैठी हुई। और फिर शर्म की बात है, मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूं, शर्म की बात है कि उन खवातीन का जो इस इस्तेसाल और जो उनकी इज्जतों के साथ जमान पाक में हो रहा है, शर्म से हर पाकिस्तानी के सर झुक जाते हैं। इनकी अपनी MNAs और MPAs एक दूसरे को फोन करके कह रही हैं, हमारी जो खवातीन जमान पाक में इमरान की हिफाजत पे तैनात है, उन सब का बुरा हाल है, वहां क्या क्या हो रहा है, वहां वो कहानियां बयान नहीं की जा सकती। और फैसलाबाद वालों, वो प्लास्टर वाली टांग किसी ने बनाई हुई है, वो देखो, जरा कैमरे का रुख उधर करो, फैसलाबादियों को बड़े जुगतबाज है माशाल्लाह, वो देखो टांग उठाई हुई है। फैसलाबाद वालों, बिल्डिंगों के लेंटर 5 महीने में उतर जाते हैं, खुल जाते हैं। प्लाजाज के, ये जो प्लाजाज खड़े किए हुए हैं, इनके लेंटर 5 महीनों में खुल जाते हैं, लेकिन ये टांग पे प्लास्टर ऐसा चढ़ा है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। जब अदालत बुलाती है तो कहता है मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी टांग पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है। फैसलाबाद वालों, जब तक मुकदमात चलते रहेंगे, इसकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरेगा। और सुनो, अदालत बुलाती है तो कहता है मैं बीमार हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मेरी उम्र 72 साल है, मैं माजूर हूं। और जलसा करना हो तो ना बुजुर्गी याद आती है, ना माजूरी याद आती है, ना टूटी हुई टांग याद आती है, ना 72 साल की उम्र याद आती है। तो फैसलाबाद ये कहता है, अदालत के लिए बीमार,
जलसों के लिए तैयार। इससे बड़ा मुनाफिक अपनी जिंदगी में देखा कहीं? और फिर 7:20 पर कहता है कि मैंने मौत के खौफ पर काबू पा लिया है, और 7:21 पर कहता है मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं घर में छुप के बैठा हूं। और तुम्हें क्या पता बुज़दिल इंसान कि वो नवाज शरीफ था। जब अदलिया बहाली तहरीक में नवाज शरीफ ने लीड करना था तो गैर मुल्की हुक्मरानों के फोन आए नवाज शरीफ को। उन्होंने कहा नवाज साहब अदलिया बहाली तहरीक में ना जाना, तुम्हारी जान को खतरा है। नवाज शरीफ ने कहा नहीं, मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मैं जाऊंगा। फैसलाबाद वालों, ये कौन सा जान को खतरा है जो जलसे जुलूसों में नहीं होता लेकिन अदालतों में जान का खतरा हो जाता है? भाई लीडर तो वो होता है, फैसलाबाद वालों, लीडर वो होता है जो अपनी जान हथेली पर लेकर फिरता है। और अब सोचो, अगर एटमी धमाकों के फैसले के वक्त ये वजीर आजम होता तो बिल क्लिंटन का फोन आता तो ये चारपाई के नीचे से छुप के कहता मैं अवेलेबल नहीं हूं। उस वक्त नवाज शरीफ था, उसको धमकियां मिली, उसने कहा धमकियां दो या सैंक्शंस लगाओ, ये मुल्क तो अल्लाह ताला के फजलो करम से अब एटमी ताकत बन के रहेगा। और फैसलाबाद वालों, मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई। इसका एक कारकुन जिसको जिल्ले शाह कहते थे वो कल परसों शहीद हुआ। उसकी शहादत की क्या वजह थी? लोग कहते रोड एक्सीडेंट था, लेकिन जो भी वजह थी हम सब मिलकर, क्योंकि वो एक सियासी कारकुन था और इस्तेमाल हुआ था, हम सब मिलके उस तहरीक इंसाफ के कारकुन के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उसकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। लेकिन जो बात ज्यादा फिक्र की है वो ये है कि तुम्हारा कारकुन शहीद हुआ और तुम तकब्बर के पहाड़, अभी उसके घर से उसका जनाजा नहीं उठा था। ये उसके वालिद को कहता है कि तुम अपने बेटे का अफसोस करने के लिए मेरे महल में आओ। मेरे ये कारकुन, मेरे ये वर्कर्स, मेरे सपोर्टर्स, मेरे सर का ताज है, मेरे सर का दुपट्टा है। उस कारकुन जिले शाह के बारिश बाप को, दाढ़ी वाले बाप को, बुजुर्ग को कहता है मेरे दरबार में हाजिर हो, मैंने अफसोस करना है। फैसलाबाद वालों, मुझे बताना, खुदा न खास्ता आपके रिश्तेदारों में या मोहल्ले में कोई फौतगी हो जाए, आप लोग उसके घर जाके अफसोस करते हैं या उनको अपने घर बुलाते हो अफसोस करने के लिए? लोगों को कहता है गुलामी की जंजीरें तोड़ो और अपने वर्कर्स के साथ गुलामों से भी बदतर सलूक करता है। तोहफे तुम पर, तोहफे तुम पर। और इसके अपने बेटे लंदन की महफूज हवाओं में हैं और कारकुनों को, वर्कर्स को डंडे खाने के लिए सड़कों पे रोलता है। उनको कहता है, फैसलाबाद वालों, उनको कहता है कारकुन आज यहां पहुंचे, कारकुन आज वहां पहुंचे, कारकुन यहां आ जाए, कारकुन वहां आ जाए, खुद बाथरूम के अंदर से नहीं निकलता। फैसलाबाद वालों, मुझे बताओ, क्या कारकुन लीडर की हिफाजत करते हैं कि लीडर कारकुनों की हिफाजत करता है?
क्या कारकुन लीडर के लिए ढाल बनते हैं या लीडर कारकुनों के आगे शेर बन के ढाल बन के खड़ा हो जाता है? फैसलाबाद वालों, आपने वो मनाजिर टीवी पर देखे होंगे। आप में से बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के शेर ऐसे हैं, वो याद है ना मेरी नैब में पेशी, जब इन्होंने मेरी गाड़ी में पथराव किया था, जब मैंने देखा कि मेरे कारकुनों के ऊपर पथराव हो रहा है, मैं गाड़ी में से निकल गई। मैंने कहा मारना है तो मुझे मारो। फैसलाबाद वालों, मैं सवाल पूछती हूं, कारकुन इसकी चोरियां करने के लिए मारे क्यों खाएं? मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों से पूछती हूं कि तुम इसकी चोरियां छुपाने के लिए क्यों तुम इसकी हिफाजत के लिए आते हो? इसको कहो अपनी हिफाजत खुद करे। वो जो तोशा खाना की चोरियां बेच बेच कर इसने जायदादें बनाई हैं, वो पैसा लाए और अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद करे। चाहे वो तहरीक इंसाफ का कारकुन हो या वो किसी की भी जमात का कारकुन हो, कारकुनान की इज्जत मेरे दिल में है और कारकुनान को इसकी गलीज मुहिम का ईंधन हम नहीं बनने देंगे। तुम्हें बुज़दिल आदमी, तुम्हें तहरीक इंसाफ के कारकुन का ख्याल हो ना हो, मरियम नवाज शरीफ को तहरीक इंसाफ के कारकुन का ख्याल है। और फैसलाबाद वालों, आज किसी ने वो बैनर पकड़ा था कि नवाज शरीफ ने अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया था, और आज अल्लाह ताला का मोज़ा देखो, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले एक एक करके खुद बोल रहे हैं कि हमने साजिश की थी। ये होते हैं ये पैनामा बेंच के फैसले नहीं होते, ये आसमानों के फैसले होते हैं जिनको मानना पड़ता है। फैसलाबाद वालों, और एक और बात सुनो फैसलाबाद वालों, बड़ी जरूरी बात है। जब ये एक दूसरे के पोल सारे साजिशी जो साजिश में 2017 और 18 में शामिल थे, एक एक करके खुद बोल रहे हैं, ना सिर्फ खुद बोल रहे हैं बल्कि दूसरे चोर जो छुप के बैठे हुए हैं उनका पता भी बता रहे हैं। एक लतीफा मुझे याद आ गया फैसलाबाद वालों, पुलिस कहीं कोई चोरी हुई तो पुलिस पहुंची, पुलिस ने वहां से 3 चोरों को गिरफ्तार किया। जब पुलिस गिरफ्तार करके उनको लेकर जा रही थी तो चोरों ने जाते जाते सोचा हम तो पकड़े गए, उन्होंने कहा वो 2 चोर चारपाई के नीचे पड़े हुए उनको भी निकालो। तो अब जब एक साजिशी पकड़ा जाता है, एक चोर पकड़ा जाता है, तो वो कहता है मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ वो फलां फलां भी शामिल था। भाई मरियम नवाज शरीफ ने उनके नाम क्या लेने हैं, ये खुद एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। एक और क्योंकि फैसलाबाद है तो फैसलाबाद का असर तो आएगा। एक और लतीफा याद आ गया, गर्मियों में आज भी छतों पर लोग सोते हैं ना पंखे लगाकर, तो एक पूरी बड़ी फैमिली छत पर सो रही थी, तो एक शख्स उठ के तहज्जुद पढ़ रहा था उनमें से, तो उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मैं अकेला यहाँ पर तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, ये बाकी सारे सोए हुए हैं। तो जो करीब की चारपाई थी उसने उठ के उसको थप्पड़ लगाया, उसने कहा कि तुम अपनी दुआ मांगो, तुम हमारा नाम क्यों ले रहे हो साथ। उसने कहा कि तू अपना ना ले, तू साड़ियां शिकायत क्यों लाना भी है। बात यह है कि अगर मिल के साजिश की हुई है, मिल के चोरियां की हुई हैं, तो अपनी अपनी पड़ गई, अब सब एक दूसरे का नाम लेंगे और दुनिया देखेगी इंशाल्लाह।
अब इसकी फिर कोशिश है। एस्टैब्लिशमेंट ने गंद का टोकरा समझ के सर से ये बोझ उतार के जमीन पे फेंक दिया। अब ये जो 2-3 लोग रह गए हैं ना, मैं कहना चाहती हूं, इमरान तेरे सहूलतकार एक एक करके सब फरार। जरा मेरे साथ बोलो, इमरान तेरे सहूलतकार एक एक करके सब फरार। और सिर्फ फरार नहीं हो रहे, जूतियां छोड़ के भाग रहे हैं, जूतियां छोड़ के भाग रहे हैं। फैसलाबाद वालों, इलेक्शन आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। फैसलाबाद वाल के शेरों, टोबा टेक सिंह के शेरों, झंग के शेरों, चनियोट के शेरों, इलेक्शन सिर्फ लड़ना नहीं है, इलेक्शन जीतना है इंशाअल्लाह। लेकिन फैसलाबाद वालों, इलेक्शन से पहले कुछ फैसले होना बाकी हैं। क्या फैसलाबाद के गैरतमंदों को कबूल है कि एक तरफ बेगुनाह नवाज शरीफ की 200 पेशियां और दूसरी तरफ चोर, बल्कि महाचोर इमरान खान की 2 पेशियां कबूल है? एक तरफ नवाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून की 2-2 साल की जेल, बेगुनाह जेल, और दूसरी तरफ 2-2 घंटों में बेल। क्या ये नाइंसाफी कबूल है? एक तरफ फैसलाबाद वालों, एक तरफ ख्याली तनख्वाह, एक तरफ एक्सपायर्ड वीजा इकामा, एक तरफ हसन नवाज शरीफ से फर्जी तनख्वाह ना लेना, और दूसरी तरफ टिरियन वाइट अपनी बेटी छुपाना, कौन से झूठ बोलना, घड़ियां चोरी करना, घड़ियां चोरी करके चुप करके दुबई में जाके बेच देना, और फिर जानते हो, ये दिखाएं घड़ी, ये देखो, फैसलाबाद वालों, बड़े बड़े वजीर आजम देखे, फांसियां चढ़ते देखे, जिला वतन होते देखे, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर बाहर निकाले जाते देखे, मगर मैंने अपनी 76 साल की पाकिस्तान की जिंदगी में कभी कोई घड़ी चोर वजीर आजम नहीं देखा। और कहने वाले ये कहते हैं, इसके सपोर्टर्स, वो ये कहते हैं घड़ी तो चोरी की थी, क्या किया था? ये बात नहीं है फैसलाबाद वालों। जिसने घड़ी नहीं छोड़ी वो और क्या छोड़ेगा? जिसने खाना काबा वाली घड़ी, जो सऊदी अरब ने इसको तोहफे में दी थी, इस बेशर्म इंसान ने वो घड़ी भी चंद करोड़ के एवज बेच दी। और फैसलाबाद वालों, जानते हो उससे बड़ा जुर्म क्या था? वो दुबई घड़ी, जो घड़ी थी वो दुबई में बेची, और वो घड़ी बेचने के बाद वो करोड़ों रुपया फरागोगी एक चार्टर्ड जहाज में रखकर इस्लामाबाद लेकर आई है। दूसरों को कहता है मनी लॉन्ड्रर, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। और लोगों को चोर चोर कहता था। अपनी हालत देखो, अपना वो ये खुद भी चोर, इसकी जमात भी चोर, इसकी घर वाली भी चोर। लोगों को कहती थी अगर फाइल पे दस्तखत कराने तो मुझे 5 किरात हईरे की अंगूठी तोहफे में दो, तो फाइल पे दस्तखत करा लो। और एक साइड पे नवाज शरीफ का इकामा वाला बोगस केस, दूसरी साइड पर फॉरेन फंडिंग,
तोशाखाना के डाके, बेटी छुपाना, 190 मिलियन पाउंड 55 अरब रुपए का गबन, उसको नवाज शरीफ 1 साल जेल काट कर गया। मुशर्रफ के दौर में 14 महीने अटक किले में जेल काट कर गया। और दूसरी तरफ ये चोर, बल्कि महाचोर, खुलेआम दंदनाता फिरता है। क्या ये फैसला आपको मंजूर है? और जो बेगुनाह था, बेगुनाह कौन था मैं भी पूछूं? जिसके खिलाफ सजा देने वाले जज खुद बोल उठे, वो आज भी नाअहल है। और जिसका बाल बाल सर से पांव तक हर बाल चोरी और डाके में डूबा हुआ है, वो आज भी दंदनाता फिरता है, अदालतों को आंखें दिखाता है, अदालतों के अहकामात को जूतों के नीचे रोनता है। फैसलाबाद वालों, मैं आपको कहना चाहती हूं कि भरोसा रखना, इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ आएगा। और जिस दिन नवाज शरीफ आ जाएगा, इस मुल्क में खुशहाली के दिन इंशाअल्लाह ताला वापस आ जाएंगे। फैसलाबाद वालों, इलेक्शन होगा, जरूर होगा, इंतखाब होगा, लेकिन पहले एहतसाब होगा। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। वरना ना कोई इलेक्शन मानेगा, ना कोई तुम्हारी कोई बात मानेगा। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो, उसके बाद सुबह इलेक्शन करा लो, मुझे कोई एतराज नहीं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। फैसलाबाद जिंदाबाद। और सोशल मीडिया टीम जिंदाबाद। खवातीन, वो जो मेरे बहनें बेटियां बैठी हैं, जिंदाबाद। पाकिस्तान के नौजवान और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग जिंदाबाद। और शहबाज शरीफ, और एक नारा लगाना जिससे फैसलाबाद के दरो दीवार गूंजे और लंदन तक आवाज जाए, नवाज शरीफ और पाकिस्तान। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।